नमस्कार। मैं पूजा अनिल आज किस्सा टेल के मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज के कार्यक्रम कुछ घर की कुछ बाहर की के अंतर्गत ऑथर्स फॉर चेंज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे अनुराग शर्मा जी से। और अनुराग शर्मा जी की पुस्तक बिग क्लाउड 2068 से पहले और बाद में 2068 के पहले और बाद में, जिसका मुख्य शीर्षक है आधी सदी का किस्सा, उसके ऊपर हम आज बातचीत का केंद्र रखेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग शर्मा जी, उनका स्वागत है। नमस्कार अनुराग जी। नमस्ते। कैसे हैं अनुराग जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूजा जी। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने सुना है आपके पास पिट्सबर्ग में बहुत बर्फबारी हुई है इस साल। बहुत ही ज्यादा लोग कह रहे हैं कि पिछले 10-20 साल में ऐसी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन हम फिर भी बचे रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में, फिलाडेल्फिया में, न्यूयॉर्क में तो बहुत ही ज्यादा, शायद बॉस्टन में भी तो। जी जी जी। अच्छा, इस वजह से वहां पर जनजीवन प्रभावित अवश्य होता होगा। कुछ आने जाने की असुविधा होती होगी, कुछ बाहर से काम करने में असुविधा होती होगी। निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है। ये दूसरे, बिजली जाने का चांस भी रहता है, कई जगह पे पेड़ गिर जाते हैं। और यहाँ तो बहुत सारी चीजें आई थिंक पैसा बचाने के हिसाब से होती हैं, तो बिजली के खंभे भी बेसिकली पेड़ों के तने ही होते हैं जी और वो आसानी से गिर सकते हैं। तो जनरली बिजली का ही सबसे बड़ा संकट आता है, वो एक हो जाए तो ठीक है। बाकी सड़कों वगैरह का ध्यान हमेशा रखा जाता है, उसके लिए पहले से केमिकल सॉल्ट वगैरह डालने का, दूसरा या प्लो करने का, वो सारा काम चलता रहता है। मगर इस बार ऐसा हुआ कि प्लाव करने के बाद भी वो बर्फ कहाँ जाएगी, क्योंकि पहले तो पिघल जाती है तो पानी बन के बह जाती है, लेकिन जी अगर ये लंबे समय तक स्पैन रहता है तो वो ढेर के ढेर साइडों में फिर खड़े रहते हैं बहुत समय तक। जी 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 जी। मैंने इस बात का जिक्र इस तरह इसलिए किया विशेष तौर पर, क्योंकि आपकी जो पुस्तक है आधी सदी का किस्सा, और उसमें पर्यावरण को लेकर के बहुत अधिक चिंता भी जताई गई है और पर्यावरण समस्याओं के हल भी बताए गए हैं। तो ये जो पुस्तक है, मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पुस्तक का नाम आधी सदी का किस्सा बिग क्लाउड 2068 से पहले और बाद, ये नाम कैसे आपको सूझा और क्यों रखा आपने? जी, जैसे भारत में कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, ये हमारा सतत सभ्यता का एक पाथ है जिसमें हम लोग जी चलते चले आ रहे हैं। दुनिया हमेशा ज्यादा नॉलेजेबल होती जा रही है, ज्यादा कैपेबल होती जा रही है, और सभ्यता के साथ साथ बहुत सारी पुरानी बुराइयां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि हम उन्हें बेहतर समझना शुरू करते हैं। और ये जो चेंज है, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। मतलब ये एक के बाद दो, फिर तीन, चार, पांच नहीं हो रहा, बल्कि उसके अलावा दो के बाद चार, चार के बाद नौ, या उसके उस तरह से किसी दिशा में तेजी से चलता है कि पिछली प्रगति जितनी तेज है उस हिसाब से आगे की प्रगति बहुत ही तेज होती जाती है। तो ये हमारे आज के समय से लेके आगे के 50 सालों तक की कहानी है, जो कि बहुत ही तेज। हम लोगों ने अभी पिछले 50 सालों में ही इतने अंतर देख लिए कि हमें खुद यकीन नहीं होता हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हैं। और अभी पिछले 1-2 सालों में जो एआई ने जो लंबी कूद भरी है, वो तो बहुत ही ज्यादा रही है। तो ये पुस्तक बेसिकली इसी तेज प्रगति के बारे में थी, जो इन 50 सालों में होने वाली है और जो दिख रही है कि निश्चित रूप से हो जाएगी। पुस्तक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कल्पना से परे हो या ना हो सकता हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ भी लिखा है वो सब हम 50 साल में देख सकते हैं। देख पाएंगे या नहीं, ये एक अलग विषय है, क्योंकि दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो लीडरशिप की स्थिति में शायद नहीं होते हैं। लीडरशिप अंततः डेमोक्रेसी में जो मेजोरिटी है उसके हत्थे ही चढ़ती है और फिर उसी गति को प्राप्त हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें संभावना होते हुए भी नहीं हो पाती हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन जिन जिन चीजों की संभावना है, जो संभव है, जो हो सकती हैं, वो लगभग सभी की सभी उस किताब में वर्णित है। जी जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि हमने ये बात तो निश्चित तौर पर देखी है कि पिछले 20 सालों में जो प्रगति हुई है दुनिया में, वो पिछले कई
कई सौ सालों में भी वैसी प्रगति नहीं हुई थी। और ये जो तुरंत बदलाव आया है, जिसमें न केवल दुनिया में मशीनी बदलाव आया है, बल्कि इंसानी बदलाव भी बहुत तेजी से आया है, जिसमें जी इंसानों के सोचने की, समझने की, अपने भावनाओं को नियंत्रण की क्षमता, सब पर उसका असर स्पष्ट दिखता है। तो यह पूरा प्रभाव मुझे लगता है आपने आधी सदी के किस्सा पुस्तक में भी बहुत बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से बताया है। और मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि इसमें अनुराग शर्मा ने 9 अध्याय रखे हैं, और 9 अध्यायों में उन्होंने बताया है कि कैसे पृथ्वी जो है कुछ जो इस समय समस्याओं का सामना कर रही है, जो दुनिया में इस समय समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान भी है। और उसके साथ ही मनुष्य किस तरह अपने बेहतर होने के लिए अग्रसर है, उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छी इसमें जानकारी दी है। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये पुस्तक अपने पिताजी को समर्पित की है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने बुजुर्गों को इस तरह याद रखें, और उनके उनके लिए कुछ न कुछ हम अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम भी उठाएं, तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो आपने कहा कि एक अलग सा भविष्य पुराण है, तो भविष्य पुराण हमारे पास भारत में तो बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन ये भविष्य पुराण का क्या कॉन्सेप्ट आपको सूझा? ये बहुत ही इसे पैराडॉक्सिकल भी आप कह सकते हैं, ऑक्सीमोरॉन कह सकते हैं, या जी विरोधाभास कह सकते हैं, लेकिन उससे आगे ये जैसे कबीर की उलट बांसी होती है, वो सुनने में पैराडॉक्सिकल लगती है लेकिन एक्चुअली होती नहीं। तो पुराण शब्द का अर्थ है पुराना, बातें जो बहुत पहले हो चुकी हैं, और भविष्य का अर्थ है फ्यूचर। तो भविष्य पुराण, हमारे बुजुर्ग तो अनोखे काम ही करते थे, उन्होंने बहुत सारे पुराणों के साथ भविष्य पुराण भी लिखा कि पुरानी बात जो फ्यूचर में होनी है। जी तो इस किताब में भी लगभग वही बातें, ये सारी बातें जो हम देख सकते हैं, जो हो सकती हैं, जो होनी ही चाहिए, बल्कि होने की क्षमता हमारे पास मौजूद है, मतलब वो ना हो तो हमारे लिए शर्म की बात है अगर जी ये सारे सुधार। लेकिन ये सारे सुधार फिर भी भविष्य में ही होने हैं, क्योंकि आज तक वो नहीं हुए हैं, अभी तक हम उस स्थिति पे नहीं पहुंचे, इसलिए वो एक अलग तरह का भविष्य पुराण है, जो परंपरागत भविष्य पुराण से अलग है, क्योंकि वो तो पुस्तक दूसरी ही है, स्क्रिप्चर बहुत पहले का लिखा हुआ। लेकिन हाँ, जी ये भी एक तरह का भविष्य पुराण जी है। बिल्कुल। और आप इसमें ये बात कहते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले 50 वर्ष हमारी दुनिया को पूरी तरह बदलने वाले हैं। तो ये आपने अफर्मेशन जो है अभी ही उसमें डाल दिया है कि आने वाले 50 वर्ष हमारी दुनिया को किस तरह बदलने वाले हैं। सबसे एक महत्वपूर्ण बात पे मेरा और भी ध्यान जाता है कि जब आप कहते हैं कि 2022 की बात करें, जो कि हाल की बात है, बिल्कुल अभी अभी की बात है, हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हैं 2022 से। उसमें आप कहते हैं कि प्राथमिकता में रोजगार पहले नंबर पर था। तो ये रोजगार वाला जो मामला है, ये तो हमेशा रहेगा, क्योंकि जब तक इंसान है उसे काम करने की जरूरत पड़ेगी, कमाने की जरूरत पड़ेगी उसे। कमाए बिना खाना, अपना जीवन प्राप्त नहीं हो पाएगा। सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं, उसके लिए भी रोजगार की समस्या तो सबसे पहली समस्या होती है। कि इंसान जैसे ही अपना यूनिवर्सिटी करता है, और या नहीं भी करता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा प्राप्त करता है जो रोजगारोन्मुख शिक्षा जिसे कहा जाता है। तो उस उसका रोजगार जो है प्राथमिक कदम रहता है अपनी दुनिया में जीने का। लेकिन आप यहाँ पर कहते हैं कि आधी सदी के बाद इंसान को रोजगार की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न होगा। ये कॉन्सेप्ट रोजगार को हटाने वाला आपके दिमाग में कैसे आता है? ये बात मैं बहुत पहले से सोच रहा था, लेकिन मजे की बात ये कि अभी ये बात बहुत सारे दूसरे लोग भी कर रहे हैं। इनफैक्ट एलॉन मस्क ने अभी पीछे स्टेटमेंट दिया, और वो मुझे पूरा स्टेटमेंट एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन उसका सार यही था कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, पैसा जिस रूप में आज हम देखते हैं उस रूप में नहीं रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग मिनिमम पेमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें लोगों को गुजारे लायक पैसा सरकारी या जो भी संस्थाएं किसी ना किसी रूप में मिलेगा उन्हें, और वो चलेगा। क्योंकि सच्चाई यही है कि इंसान क्या कोई भी चीज, हम जब सत्यमेव जयते नानृतम की बात करते हैं, तो कि सत्य जीतेगा, लेकिन जो प्रकृति के विरुद्ध है वो तो नहीं जीतेगा। तो प्रकृति जी के अनुसार होना, और प्रकृति के अनुसार जब कोई भी अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये यही बिल्कुल प्रकृति। तो प्रकृति में जो ये 10 से 5 का आपका जॉब है, या लोगों का 24 आवर्स या शिफ्ट में या जिसमें भी,
उसकी कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट घोड़ा गाड़ियां चलती थी, उनमें घोड़ा होता था। कोई बैलगाड़ी थी, उसमें बैल होता था। आगे का जी हमारा समय आया, उसमें बैल और घोड़े वहां से चले गए। इवन खच्चर या गधे या जो भी जानवर लादे उनमें चलाते थे, उनकी जगह नहीं रही, वो मशीनों ने ले ली। लेकिन फिर भी उनमें एक ड्राइवर होता था। अभी जो ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं, उनमें ड्राइवर की भी जगह खत्म हो गई। कुछ लोगों को ये लगता है कि अरे ड्राइवर का रोजगार छीन लिया गया, लेकिन सच ये, ड्राइवर का रोजगार कभी रोजगार था ही नहीं। वो जरूरत की वजह से बनाना पड़ा था। जब आप अपनी कार खुद चलाते हैं तो क्या आप ड्राइवर को नौकरी पे रखते हैं? क्या किसी को रोजगार देते हैं? आप मोटरसाइकिल, साइकिल या कोई भी चीज जब चलाते हैं तो चलने के लिए आप पैदल ही काफी हैं, आप अकेले काफी हैं, आपका वाहन काफी है, आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे जो रोजगार, हमने जो नौकरियां बनाई हैं, ये हमारी टेम्परेरी जरूरतों के हिसाब से पैदा हुई हैं, क्योंकि हमारे पास एक बेहतर साधन नहीं है। लेकिन ऑटोमेशन की जिस दिशा में हम जा रहे हैं, उसमें कोई भी नौकरी शायद ही बचेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंत में वेटरेस का जॉब है या रोड रिपेयर करने वाले मिस्त्री का जॉब है, ये सारे तो बचेंगे ना। लेकिन इस किताब में हमने वो भी बात की है कि वो सारी चीजें भी किस तरह से ऑटोमेट हो सकती हैं, जब मशीनें अपने आप मैप से, जीपीएस से, सैटेलाइट से ये पहचानेंगी कि सड़क को कहाँ रिपेयर की जरूरत है। वो खुद चल के वहां चली जाएंगी, रिपेयर करके वापस आ जाएंगी, चार्ज होने लगेंगी और अगले असाइनमेंट का इंतजार करेंगी और करेंगी। तो इसमें जो दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये कि रोजगार की जरूरत नहीं है, वो इंसान की बाध्यता नहीं है, इसलिए वो होना नहीं चाहिए या नहीं होगा किसी एक स्टेज में। लेकिन दूसरी बात की पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा भी बाध्यता, पैसा तो एक मीन्स ही है ना। पैसा तो हम दूसरी चीजों के लिए, एक बार्टर सिस्टम हो या कोई करेंसी सिस्टम हो, या एक सिस्टम ऐसा है जो आपकी जरूरत की चीज आप तक लाने का साधन बनता है। कभी वो सोने के सिक्के होते थे, फिर वो कागज के नोट हुए, उसके बाद डिजिटल करेंसी हुआ, फिर और दूसरे जो भी साधन, क्रिप्टो करेंसी है। तो ये माध्यम बदलता रहेगा, इसकी भी कहीं पे एक रिजिडिटी की जरूरत नहीं है, वो रहे ये जरूरी नहीं है। तो ये वाला एक विजन इस किताब में रखा गया है, जहाँ आदमी जो चाहेगा वो करेगा, लेकिन उसको नौकरी ही करनी है इसलिए नहीं करेगा। दूसरा, नौकरी की मजबूरी अगर पैसे के लिए है तो वो मजबूरी भी नहीं रहेगी। जी जी जी। ऐसा आपने बताया भी है कि जो एक मुख्य पात्र है आपकी इस पुस्तक में, रायन जो है, वह जब यूनिवर्सिटी पास करता है, ग्रेजुएशन में टॉप करता है, तो उसे 2 साल के लिए उसके लिए काम करना कंपलसरी था। लेकिन बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं कंपलसरी है? क्योंकि उसने टॉप किया है इसलिए उसके लिए कंपलसरी है, ऐसा क्यों? या तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है इस दुनिया में। जैसा मैंने कहा कि उन 50 सालों में ये सारी संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं होते हुए भी ये हो पाएंगी या नहीं, ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, और उनमें से अनेकों समस्याएं किसी ना किसी देश ने हल कर ली हैं। जापान में आप जाएंगे, वहां पे टैक्सी ड्राइवर आपको देखेगा, वो बटन दबाएगा, आपकी टैक्सी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। खुलना मतलब अनलॉक नहीं होना, पूरा दरवाजा खुल खुल जाना। जाए जी। और आप उसमें बैठ जाते हैं, वो बटन दबाते हैं, वो बंद हो जाता है। दुनिया में और कहीं भी ये नहीं होता। छोटी सी चीज है, लेकिन उन्होंने किया हुआ है। इसी प्रकार से संसार की हजारों समस्याओं के हल कहीं ना कहीं ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन जो इच्छा शक्ति चाहिए, और वो इच्छा शक्ति से ज्यादा जो बुद्धिमत्ता का स्तर लीडरशिप में चाहिए, वो ना नापैद है, वो लापता है। तो दुनिया की समस्या ये नहीं है कि काम करने वाले लोग नहीं है, दुनिया की समस्या ये है कि काम करने वालों का नेतृत्व जिन बुद्धिमान लोगों के हाथ में होना चाहिए, वो वहां पे मौजूद नहीं है। झंडा उन लोगों ने हथिया लिया है जो जोर से बोल सकते हैं, या हल्ला मचा सकते हैं, या शोर कर सकते हैं, या बहुत बड़ी भीड़ को अपने पीछे लेके जा सकते हैं, या जिनके पास बहुत पैसा है या कोई भी साधन। तो नेतृत्व जिनके हाथ में होना चाहिए, उनके हाथ में ना होकर उन लोगों के हाथ में है जो उसके लिए पूरी तरह से योग्य नहीं है, या सर्वोत्तम नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत योग्य आप कह सकते हैं। तो संसार को बहुत अच्छे लोग नहीं चला रहे हैं। लेकिन जब हम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में और क्षमता के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे, तो वो स्थिति आएगी जहां नौकरी की जरूरत नहीं है, बहुत कम लोगों की जरूरत है। तो जब कम लोग ही चाहिए, तो वो ही क्यों ना हो जो सचमुच बहुत अच्छे हैं और उस काम को बहुत अच्छी तरह से सारे संसार के हित में कर सकें।
तो जो कंसेप्ट पुस्तक में दिया गया है वो ये कि 2 साल की जो जरूरी नौकरी है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होगी जो सर्वश्रेष्ठ है, ताकि वो उस काम को बहुत अच्छी तरह संसार के हित में कर सकें, ना कि गलतियां और दूसरी समस्याएं और निजी स्वार्थ उनमें पड़ के उनको गोलमोल घुमाते रहें। जी जी जी, लेकिन इससे मुझे एक सवाल और आता है कि बाकी जो मनुष्य हैं उनकी क्या उपयोगिता है? अगर हम लोग काम नहीं करते हैं यहाँ पर इस जीवन में, तो बहुत अधूरापन सा लगता है हमारा जीवन। तो बाकी लोग जो हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि वे आनंद में जिएंगे और घूमते फिरते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, अपना घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे नाचेंगे, सब कुछ करेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे, लेकिन फिर उनकी उपयोगिता क्या रह जाती है? उनके जीवन की क्या उपयोगिता हुई? तो उपयोगिता की भी दो साइड्स हैं मेरी नजर में। उपयोग, उपभोग। हमारी जो कंज्यूमरिज्म की सोसाइटी है उसमें हर किसी को हम उपयोग या उपयोगिता के स्केल से ही देखते हैं। हम जानवरों को भी, अभी बम्बई में उन्होंने जो कबूतर हैं उनको जी दाना डालने से मना कर दिया, और वो हिस्सा जहाँ पे वो डालते थे फाउंटेन में शायद किसी जगह पे, वहां पे उस पूरे को पॉलीथीन से ढक दिया गया कि ना डालें। कारण जो दिया गया वो ये था कि पक्षियों से बीमारी फैलती है। ये वो लोग हैं जो पक्षी चिकन अगर कहें तो रोज खाते हैं, उससे उनको बीमारी फैलने का डर नहीं है, अंडे उनके घर में रोज आते हैं, वो पोल्ट्री को सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीजें थे वो पक्षी के लिए। लेकिन कबूतर उनके लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए कबूतर से बीमारी फैलती है और उसको नहीं होना चाहिए। अभी हमारी जो दृष्टि है इसमें बहुत चीजें हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमें उसी तरह से ट्रेन किया गया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा एनवायरनमेंट और हमारा सारा संसार उपयोगिता और उपभोग इन्हीं के अराउंड सिमट के रह गया है। तो जो सच्चाई है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, और इसीलिए हम जो भी, भारत में तो कितनी घटनाएं हो रही हैं, कुत्तों को जहर दे के मारा जा रहा है, कौओं को जहर दे के मारा जा रहा है, और बंदरों को जहर दे के मारा जा रहा है। कितने सारे केसेस जहां ऐसे मास मर्डर के केसेस मिले हैं जो हो रहे हैं। मनुष्यों को भी क्योंकि मारा जाता है। हाँ, मनुष्यों को भी मार रहे हैं, लेकिन मनुष्यों को मारने के लिए एटलीस्ट कानून मौजूद हैं तो वो लोगों के लिए कठिन है। नहीं तो वास्तव में आप सच कह रही हैं, पहले तो आदमखोर लोग भी होते ही थे ना, बहुत सारी ट्राइब्स थी जो आदमखोर थी। भारत की संस्कृति में ही इतने सारे उदाहरण हैं जहाँ राक्षस इंसानों को खा जाते थे। तो लेकिन एटलीस्ट सभ्यता उस अगले कदम तक आ गई जहाँ पे इंसानों को मारना आसान नहीं रह गया और वो गैर कानूनी हो गया। तो वो भी एक बहुत बड़ा कदम था अगर पुराने समय के हिसाब से सोचें, लेकिन आज वो सामान्य लगता है क्योंकि वो बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन उसका जो अगला कदम है जहाँ पे हम इस उपयोग और उपभोग की स्थिति से ऊपर उठ के देख पाए कि प्रकृति ने ये जो सारे प्राणी बनाए हैं, जो इतनी सारी विविधता दी है, वो उसका कोई ना कोई रूप है उपयोग और उपभोग के बिना भी। और मनुष्य की भी अगर बात करें तो मनुष्य को बहुत सारी चीजें हैं। अध्ययन की ही बात करें, नॉलेज इतनी है। मैं एक्चुअली पढ़ना शुरू करता हूँ, मुझे इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं क्योंकि हर चीज में से एक और ब्रांच, उसमें से दूसरी ब्रांच, उसमें से तीसरी ब्रांच, ये सब निकलती चली आती है। अगर आगे आप देखें, सुपर स्पेशलाइजेशन का समय है। आप डॉक्टर के पास किसी एक इलाज के लिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो अगले स्पेशलिस्ट, दूसरे अगले स्पेशलिस्ट और उसके पास, क्योंकि ज्ञान ही इतना है। लोग अगर कुछ करना चाहेंगे तो उनके करने को बहुत कुछ है। पुराने जमाने में जो एक्सप्लोरर्स होते थे सारी दुनिया में गए, अभी अंतरिक्ष में इतना सब ढूंढने को है। बाकी कला के क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में बहुत कुछ है। तो ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल खाली हो जाएंगे। नौकरी के अलावा बहुत सारे काम हैं। मेरा जो एक संदेश इस पुस्तक में है, वो नौकरी की बाध्यता से मुक्ति का है कि ये जो जी उपयोगिता और नौकरी या जो भी बिजनेस या काम या जो भी, उससे मुक्ति चाहिए। और वो बंधन प्राकृतिक बंधन नहीं है, ना वो जरूरी है समाज को चलाने के लिए या संसार को चलाने के लिए। जी, मेरा आशय वैसे सामाजिक उपयोगिता के लिए नहीं था। मैं उनकी व्यक्तिगत उपयोगिता की बात कर रही थी कि अगर व्यक्ति खाली रहेगा तो उसके अपने आप के बारे में क्या धारणा बनेगी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में। इस विषय में मेरा केंद्र वही था, आशय मेरा नहीं। उस तरफ था। क्योंकि सामाजिक उपयोगिता तो आपने मशीनों के जरिए वहां पर प्रकट कर ही दिए कि मशीनें सब तरीके के काम करने में सक्षम हो गई हैं, और मनुष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं रही है। तो मेरा आशय व्यक्तिगत उपयोगिता से था कि इंसान अपने बारे में सोचेगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इस धरती पर। जी नहीं, बच्चे बहुत सारे
काम नहीं करते हैं। हम ही जी लोग जब तक स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, अमेरिका में तो फिर भी बच्चे काम करते हैं, लेकिन एटलीस्ट भारत में हम लोग कोई काम नहीं करते थे। लेकिन हम लोग बेकार नहीं थे, हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ अध्ययन कर रहे थे, कुछ सीख रहे थे। भारत में कितनी सारी महिलाएं होम मेकर्स हैं, वो घर में ही रहती हैं, वो जी भी बिल्कुल। नौकरी नहीं करती हैं। उस तरह से काम तनख्वाह के लिए जो होना चाहिए वो कोई नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जीवन व्यर्थ है या वो होना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से यही सोच, और हालांकि बहुत सारे लोग शायद ये भी सोचते हैं हाँ नौकरी नहीं कर रहे तो जिंदगी बेकार चली गई, लेकिन वो जिंदगी बेकार चली गई वाली स्थिति जायज नहीं है मेरी नजर में। उस जी सोच से हमें हटना चाहिए और आगे आना चाहिए। मगर करने को कुछ नहीं होगा ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि कला के क्षेत्र में ही इतना काम है, अध्ययन के क्षेत्र में तो है ही। आप ठीक है, आप 12वीं तक ही क्यों जी पढ़े, आप बीएससी एमएससी पीएचडी तक ही क्यों पढ़े, आप सारे जीवन पढ़िए ना। किसने रोका है आपको। आप दूसरे बहुत सारे काम कर सकते हैं, कम्युनिटी वर्क हैं, दूसरे लोग मिलके। मेरे ख्याल से इस सबसे आज के समय में जो आदमी हर समय अपना फोन लेके आइसोलेशन में बैठा हुआ है, उससे आप बाहर आएंगे तब सचमुच में मानवीय संसार बनेगा, जहां लोग एक दूसरे से मिलेंगे। कुछ नहीं तो स्मॉल टॉक होती है, लोग नमस्ते जी आप कैसे हैं से शुरू करते हैं। भारत में लोग जयराम जी की करते हुए निकलते थे सुबह जी को एक दूसरे। वो सारा बिल्कुल। समय शायद वापस आएगा, मुझे लगता है। जीवन तब ज्यादा जीवंत होगा जब लोग इस बंधन से बाहर, रिटायर्ड लोग हैं वो तो कोई नौकरी नहीं कर रहे होते, लेकिन जीवन उनका व्यर्थ नहीं होता, जी इतने नहीं, सारे व्यर्थ अनुभव। नहीं, निश्चित ही व्यर्थ नहीं होता है। लेकिन एक सवाल ये आता है ना कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, किस लिए हूँ। ये ऐसे सवाल भी, बहुत सारे दार्शनिक सवाल जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है कि आपने कहा कि जो ये अ, उनको कुछ कमाई की जरूरत नहीं रहेगी, क्यों उनके पास अपना सब कुछ मशीनें कर रही हैं और पैसे की किसी के पास कोई जरूरत नहीं है, कुछ कमाई की जरूरत नहीं है। तो वो जो व्यर्थ रहने वाली भावना है वो अपने आप ही निरस्त हो जाती है उस केस में। क्योंकि हमारे पास इस समय जो है सबसे बड़ा जो अ, तस्वीर हमें दिखाई जाती है वो यही दिखाई जाती है कि तुम्हें बड़े होकर के कमाना है। जी बिल्कुल सबसे बड़ी तस्वीर दूसरे। यही दिखाई जाती है। तो जब आपके पास वहां पर बड़े होकर कमाने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही बाकी नहीं बचा, तो आपके पास व्यर्थ होने का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। नहीं बिल्कुल, और समाज जितना विकसित होता जाता है, आप अपनी बकेट लिस्ट बनाएंगे तो मेरे ख्याल से भारत जैसे देश में हो सकता है बहुत लोगों का ये हो कि मैं पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, जी न्यूरो सर्जन बनूंगा। लेकिन बाकी कहीं भी आप जाइए, आप आपकी 10 प्रायोरिटी क्या है जिंदगी में, आप क्या करना चाहते हैं। कोई बोलेगा मैं एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता हूँ, कोई बोलेगा स्पेस में जाना चाहता हूँ, कोई किसी का ये नहीं होगा कि मैं 10 to 5 नौकरी करना चाहता हूँ और मैं तनख्वाह लेना चाहता हूँ या कोई भी काम कर, क्योंकि वो हमारा वास्तविक यथार्थ है नहीं। उस तरह से हमें ट्रेन कर दिया गया है, क्योंकि ठीक है अंग्रेजों को क्लर्कों की जरूरत थी, बाद में किसी और को किसी की, पुराने जमाने में कॉटन फैक्ट्रियों में दासों की जरूरत थी, तो इंसानों को भी पकड़ पकड़ के लाते थे जानवरों की तरह, खरीदते बिल्कुल बेचते थे। लेकिन ये सारी चीजें सही नहीं है, नहीं होनी चाहिए, और बाध्यता तो नहीं होनी चाहिए उनकी। बिल्कुल। आपकी पुस्तक में एक जगह आपने इसका मेंशन भी किया है कि प्रभुता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र थे जो एक दूसरे पर अविश्वास करते थे और अपने अस्तित्व और गर्व को ऊंचा रखने के लिए एक दूसरे से तो लड़ते ही थे, अन्य कमजोर राष्ट्रों पर भी अत्याचार करते रहते थे। तो इनमें आपने अमेरिका, रूस, चीन, जापान, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन सबका नाम लिया है। तो ये सारे देश जो हैं वास्तव में अपने आप की प्रभुता को दिखाने के लिए कुछ भी करते रहे हैं और इनकी वजह से काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अभी तक कहीं कहीं तो युद्ध चल ही रहे हैं जो समाप्त नहीं हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को कल 4 वर्ष पूरे हुए, 24 जी फरवरी हाँ। को कल 4 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन अब तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके अलावा भी मैं आपने। जी जी कहिए। जी मैं भी वो देख रहा था कल एक्चुअली, और जो बात हो रही थी प्यूटिन की, कि उस केजीबी का चीफ था, यूएसएसआर इतना बड़ा देश, तुम संसार का सबसे बड़ा राष्ट्र, उसकी सबसे प्रमुख जासूसी संस्था का प्रमुख, और उसको आज भी ये भी नहीं पता वो किस देश से लड़ने जा रहा है, कितनी बड़ी वो लड़ाई चलेगी। अभी 4 साल हो चुके हैं, वो अभी भी चल रही है। आपका इतना भी असेसमेंट नहीं है। तो जो मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को हम बहुत योग्य समझते हैं, हम या संसार में ये इंप्रेशन है कि वो कम से कम उस क्षेत्र में बहुत योग्य हैं, सारी दुनिया के सुरक्षा सलाहकार, नेता, सेनाध्यक्ष,
उन सारी जगहों में ऐसे लोग बैठे हैं जहां और अच्छे लोग हो सकते थे और चीजें बहुत अच्छी तरह से की जा सकती थी। रूस यूक्रेन युद्ध एक बहुत अच्छा उदाहरण है मेरी नजर में। कम से कम जी लोगों की दृष्टि में आना चाहिए और दिखना चाहिए कि और बिल्कुल। कितना नुकसान उसमें लगातार हो रहा है, उस लगातार कंस्ट्रक्शन हो को रहा है। करने में कितना समय लगेगा। जी निश्चित ही उसको वापस बनाने में तो कई सौ साल लग जाएंगे। लेकिन इस समय वहाँ की जनता जो जिस परिस्थितियों से गुजर रही है, उन्हें पूरे यूरोप में इधर से उधर भटकना पड़ा है। उनके बच्चे कहीं कहीं बिखर गए हैं, एकदम शरणार्थियों की तरह उन्होंने अपने बच्चों के साथ दूसरे राज्यों में, दूसरे राष्ट्रों में शरण ली। तो ये सारी चिंताओं को या इन सारी परिस्थितियों को बदला जा सकता था। इसमें युद्ध का जो शुरुआती कारण था, उसके ऊपर बैठकर बातचीत की जा सकती थी और उसका हल बैठकर निकाला जा सकता था। और आज की तारीख में भी जो दोनों राज्याध्यक्ष हैं, उन दोनों को ये काम अपनी तरफ से आगे बढ़कर करना चाहिए कि उन्हें युद्ध रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। और यहाँ पे लीडरशिप वाला सवाल फिर से आता है कि हल कौन निकाल सकता है। हल निकालने के लिए बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत है। अगर आप खुद बुद्धिमान नहीं है तो कम से कम आपका जो मंत्रिमंडल है, आपके साथी लोग हैं, वो उतने बुद्धिमान होने चाहिए और आप उन पे ट्रस्ट करने वाले, आप में इतनी अक्ल होनी चाहिए कि आप सही लोगों को सही जगह पे लगा सकें। लेकिन वो नहीं होता आज के समय में। जी सबका अपना अपना ईगो चल रहा है और उसके आधार पे ही निर्णय हो रहे हैं। यही बहुत बड़ी समस्या का कारण है जो दूर किया जाना चाहिए। और जब हम शुरू में बात कर रहे थे कि सबसे बुद्धिमान लोगों को नौकरी दी जाएगी वो काम करने के लिए, वो इसलिए ये सोच बहुत जरूरी है कि वे ही लोग आगे आए जो पूरे, जो पुरोहित शब्द था संस्कृत में कि पुर का हित जो चाहते हैं वो ही सबसे आगे चलें। जी उनके बिल्कुल। कथन पे लोग फॉलो करें और सच्चाई के रास्ते पे चलना शुरू करें। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही आपने गंभीर बातें भी हमने कर ली। एक बहुत ही मजेदार बात आपने इसमें लिखी कि गराज से उसने अपनी कार को बुलाने के लिए सीटी बजाई और उसे याद आया कि उसके पिताजी उससे कहते थे कि सीटी बजाने वाला काम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का मसला हुआ करता था उनके बचपन में। तो ये बड़ी ही हास्यास्पद बात है, लेकिन पूरी किताब के बीच के जो ये क्या कहते हैं, जो गंभीर बातें हैं, उनके बीच को ये तोड़ने के लिए एक हास्यास्पद चीज बहुत ही अच्छी लगी। और इसके अलावा एक और बात पर मेरा ध्यान गया कि आप कहते हैं कि कार में स्टीयरिंग व्हील नहीं रहेगा। तो जी। और क्या आज जी, की तारीख में ऐसी कार आ गई है कि जिसमें स्टीयरिंग व्हील ना बिल्कुल हो? बिल्कुल ऐसी कारें आ गई हैं, अभी सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे है। इनफैक्ट amazon ने एक कंपनी को खरीदा है जो ये कारें बना रही थी। जी और अभी मुझे जगह नहीं याद, लेकिन प्रॉब्ली कैलिफोर्निया में शायद किसी जगह पे या लास वेगस में, आई थिंक वेगस में उन्होंने वो टेस्ट रन पे चला के रखी हुई है। बाद में मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा, हम लोग लिंक में भी लगा सकते हैं। जी तो जी कारें वास्तव में वो अब आ चुकी हैं, जब किताब लिखी गई थी तब नहीं थी। लेकिन मुझे पता था कि वो उस दिशा में आगे जाना ही होगा। और क्योंकि स्टीयरिंग व्हील तो एक सुपरफ्लुअस चीज है आज के बिल्कुल। समय में। जब आपकी कार अगर अपने आप डेस्टिनेशन तक जा रही है तो व्हील किस लिए चाहिए। नीचे वाले पहिए चाहिए, वो घूम जाएंगे, उसको घुमाने वाला नहीं चाहिए। जी ये बड़ी ही मजेदार कल्पना है, और कल्पना सच हो तो और भी अधिक मजेदार हो जाती है। आपने मुझे खुशी कित की बात की कि बहुत सारी कल्पनाएं हम लोग सच होते हुए देख रहे हैं। मतलब इनफैक्ट किताब को लिखे तो बहुत साल अभी हुए नहीं, प्रॉब्ली 2-3 साल ही हुए होंगे, जी राइट? 22 प्रॉब्ली रहा होगा या 23 जब भी। बट उतने समय में भी बहुत चीजें जो उस दिशा में नहीं गई हैं वो एटलीस्ट जाना शुरू हो गई हैं। तो देख रहा है। जी बिल्कुल। और आपने इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसकी भी बात की है, और इसके ऊपर मेरा भी ध्यान गया। जब भी मैं भारत जाती हूँ वहां पर मैंने देखा करके कि जो पानी को शुद्ध करने वाला उनका संयंत्र रहता है, RO जिसे कहते हैं, या रिवर्स ऑस्मोसिस आपने जिसे बताया है नाम, वही उसमें से लगातार पानी बहता रहता है। तो क्या यह जल का अनावश्यक जो हमें संग्रह करना चाहिए, लेकिन उसके बजाय हम उसे मिटा रहे हैं जल को इस तरीके से, तो क्या ये गलत बात नहीं है? क्यों ये बात लोग वहां पर इस या वैज्ञानिक इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं अब तक? या नहीं, मेरी नजर में ये बहुत ही गलत बात है। इनफैक्ट भारत एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये बताने का कि प्रशासन ना हो तो क्या क्या हो सकता है। जो अभी हम राइट लीडरशिप की बात कर रहे हैं उसके लिए, जी पीने का पानी हो या हवा, शुद्ध हवा हो, या जो बिल्कुल बेसिक मानवीय आवश्यकताएं हैं जी उनको
किसी कोने में कूड़े कचरे में डाला हुआ है। अभी भी इवन कुत्तों की जो समस्या है, उसका जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया जा रहा है और जिस तरह से उसके हल निकालने की कोशिश की जा रही है, वो उससे बड़ी बेवकूफाना बातें कोई हो नहीं सकती। और आरओ एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जब प्रशासन आपके लिए आपकी बेसिक नेसेसिटीज आपको नहीं देता है, तो वो फिर आपको ही करनी पड़ती है। मुझे याद है मेरे बचपन में टीवी पे एक विज्ञापन आता था, सरकारी टीवी पे, कि आपने अपने घर का कूड़ा सामने डाल दिया। तो वो शिकायत यही कर रहे थे कि आप कूड़ा डाल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे जहां लोग होते हैं वहां कूड़ा पैदा होता है। समस्या कूड़ा डालने की नहीं है, समस्या कूड़ा कहाँ डालें इसकी है। कहीं कूड़ेदान नहीं है, आपका कूड़ा उठाने का निस्तारण सिस्टम नहीं है, उसको जहाँ डंप करना है वो नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में, गुड़गांव में, नोएडा में कूड़ों के पहाड़ खड़े हुए हैं, क्योंकि नगर पालिकाएं, नगर निगम, या जो भी प्रशासन को काम करना है, उनको इस बात का होश ही नहीं है कि ये सारी समस्याएं दुनिया में कई जगहों पे हल की जा चुकी हैं। वो यहाँ भी की जानी चाहिए उनके बेहतर बिल्कुल। तरीके। ये ठीक है, कंजम्पशन और ये सारी चीजें, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे बचपन में जब मैं देखता था, मेरे पिताजी, चाचा जी, मामा जी सब दाढ़ी बनाते थे, तो रेजर होता था, उसमें एक ब्लेड वो डालते थे। वो जी ब्लेड का डिस्पोजल भी एक चिंता थी। मुझे हमेशा लगता था कि आप कूड़े में डालते हो, वो किसके हाथ में लगता होगा, किसका हाथ कटता होगा, क्या क्या चीजें होती होंगी। लेकिन फिर भी आप एक छोटा सा मेटल का पीस डाल रहे थे। उसके बाद डिस्पोजेबल रेजर्स आने शुरू हो गया। वो ब्लेड तो उसमें था ही, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा या मेटल का टुकड़ा, वो भी आप फेंक रहे हो, वो भी और बड़े बड़े होते चले गए जी समय के साथ। तो ऑब्वियसली ये जो कंपनियां अपना माल बेचना चाहती हैं, नई चीजें करना चाहती हैं, एक की जगह वो ट्विन ट्रैक हुए, फिर वो ट्रिपल ट्रैक हो गया, वो 4 ब्लेड वाला रेजर आता है। तो ये सारी चीजें जो, तो कूड़े की समस्या की तरह हमारी पानी और वायु की समस्या भी है। शुद्ध जल देना प्रशासन की जिम्मेदारी है, या किसी ना किसी संस्था की। और अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो लोग बेचारे क्या करें, वो करेंगी। और उसमें और भी समस्याएं हैं। जो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, उसमें सब कुछ निकल जाता है। आपके पानी में कोई मिनरल नहीं है, कोई और चीजें, जो चीजें हमें बचपन में स्वतः प्राप्त हो जाती थी, वो हमारे शरीरों को नहीं मिल रही हैं। कितनी जी सारी बीमारियां, डेफिशिएंसी, डिजीज इसलिए हो रही हैं, क्योंकि वो सारी चीजें आपको नहीं मिल रही। और वो पानी जो गिर रहा है, उसको भी कहीं उसका उपयोग हो रहा हो। कोई घरों से, सोसाइटी में अगर रहते हैं, 5,000 घर हैं, तो उनका वो निकला हुआ पानी कम से कम कहीं उपयोग हो सकता है, उसका भी कोई व्यवस्था नहीं है। वो सीधे नाले में जाता है, नाले से आपका और इधर उधर होता हुआ कहीं ना कहीं वो बर्बाद ही हो रहा है। वो एटलीस्ट रिचार्जिंग ही हो जाए जमीन की, वो भी नहीं हो रही है। तो ये डेफिनेटली बड़ी समस्याएं हैं जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन दिया नहीं गया। और भारत में खास तौर से हर चीज एक समस्या बन गई है, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल लापता है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, उनकी दूसरी जिम्मेदारियां हैं। जी। देखा जाए तो भारत में जनता अधिक एक्टिव है और उनके पास सोचने समझने की ताकत कहीं ज्यादा है, और वे अपने हिसाब से जब समझने लगते हैं चीजों को और उनके सामने कोई समस्या आती है और उसके हल के पीछे जाते हैं, समाधान ढूंढने के पीछे जाते हैं, तो ये एक भारतीय दिमाग की कह लीजिए या मस्तिष्क की एक बहुत ही सुविधाजनक, नहीं सुविधाजनक भी नहीं नाम दिया जा सकता है इसे, वाकई एक उसकी प्रशंसनीय एक कृति है, या एक तरीके से उसकी ये मुझे याद नहीं आ रहा है क्या शब्द कहना चाहिए। तो इस वजह से वे लोग हर हर तरीके के समाधान ढूंढ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ये सच है आपकी बात। और ये भी पिछले ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ जाता है, जब हम कहते हैं कि नौकरी की बात। जी तो भारतीय समाज इस समय इतना अपनी नौकरी, धंधे, काम में जुटा हुआ है कि वास्तव में इसका जो वास्तव में बड़ा हल होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। ये चीजें ऐसी हैं जहां हम लोग अपने ही 10 to 5 में ही जुटे रहते हैं, कि बहुत सारी समस्याएं जहां लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, कोई दूसरे प्रदर्शन करते हैं, फेसबुक पे दूसरी जगह कैंपेन चलाते हैं। लेकिन जिन चीजों पे उनका फोकस होना चाहिए, जहाँ पे शायद कैंपेन की जरूरत है या जागरूकता की जरूरत है, कोई वोट लेने आए तो आपको उसे डांटने की जरूरत है कि इस मुद्दे पे आप क्या कर रहे हैं, ये मेरी लिस्ट है इन 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इन ये आपके मैनिफेस्टो में कहाँ है। तो वो बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि वाकई लोग अपने काम में ही उलझे हुए हैं, अब जिंदगी चलाने में, जैसे तैसे बच्चों को बड़ा करने में। बिल्कुल। वही जो रोजगार उन्मुख
जो जी हमारी शिक्षा है और जो हमारा समाज है बन चुका है, ये यही सबसे पहली बात वहां सिखाई जाती है कि बड़े होकर के काम करना है तुम्हें। बिल्कुल। जबकि आनंद में जीने का भी एक तरीका हो सकता है, वो बताया नहीं बिल्कुल जाता बिल्कुल, है। और दुनिया को बेहतर बनाने का। या, जी। अब आपकी पुस्तक में ना एक प्रोफेसर गुणाकर जी की एंट्री होती है। तो वे बड़े पुस्तक प्रेमी हैं, और पुस्तक प्रेमी होने के अलावा उन्होंने अपना काम वाम सब छोड़ के उन्होंने कहा अब तो मैं पुस्तकें पढ़ने चले जाऊंगा। तो वे पुस्तकें पढ़ने चले गए। और यहाँ पर जो है पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई कि बिग क्लाउड जो है, जो पूरी दुनिया को जोड़ता है पुस्तक के माध्यम से, जो बताया जा रहा है उसमें, बिग क्लाउड पूरी दुनिया को एक एक बड़े से प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ता है, जहाँ पर सब पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, कहीं किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है उसमें। और यहाँ पर उसको संभालने वाले जो हैं कुछ मुख्य मस्तिष्क हैं, जैसा आपने पहले भी अपने कमेंट्स में बताया कि अपनी बातों से बताया कि जो मुख्य हैं लोग वही उन चीज़ों को संभालते हैं जो कि पूरी दुनिया का ध्यान रख पाते हैं और सक्षम हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर गुणाकर जो हैं वे सक्षम हैं, और वे जानते हैं कि इस बिग क्लाउड को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना है उसे। लेकिन उनका मन हो गया है कि अब जाकर के मैं पुस्तकें पढ़ूंगा और मैं आराम करूंगा, मुझे अभी इस समय कुछ भी कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। लेकिन ठीक उसी समय बिग क्लाउड में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बिग क्लाउड हमारी कोई भी, जो हमारी तो नहीं, उस समय की दुनिया की कोई भी बात मानने से इनकार कर देता है। तो ये जो स्वभाव दिखाया है इसका, प्रोफेसर गुणाकर का ये स्वभाव कहाँ से आपने सोचा कि, हालांकि वो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, उसी ने बिग क्लाउड का निर्माण किया है, उसकी ही वजह से बिग क्लाउड ऑपरेटिंग है, और फिर वही अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके पुस्तकें पढ़ने चले जाए, तो ये ऐसा स्वभाव क्यों है उनका? इसमें कई सारी बातें, बुद्धिमान लोग सोचते हैं, राइट। और जो सोचते हैं वो डिप्रेस भी हो सकते हैं, वो निराशावादी भी हो सकते हैं। आप सोचते ही नहीं तो आप मस्त हैं, आप सुखिया सब संसार है, खाए और सोए दुखिया दास कबीर है जी जागे। तो जो जगता है वो रो सकता है। वो बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है सारा वो उनके नेतृत्व में ही चला, और उन्होंने ही दुनिया को बिग क्लाउड दिया और ये सारी चीजें हो गई। लेकिन जो आपने कहा कि रोजगारोन्मुख, उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि रोजगार ही सब कुछ नहीं है, आदमी को अपनी इच्छा के साथ काम करना चाहिए, और उनकी पसंद का विषय पुस्तकें था। और उस समय में ये चीजें इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आज के समय में ये पुस्तकें गायब हो रही हैं। आप किताब कौन पढ़ रहा है, सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है या कंप्यूटर है, और रील्स, और वो रील्स भी कौन सी, बिल्कुल अनरिलायबल, जिनमें सच का अंश भी नहीं है, और कहीं कहीं है सच का तिल है, उसके ऊपर झूठ का ताड़ खड़ा हुआ है। तो वो, और लोग उसको अंधों की तरह फॉलो कर रहे हैं, सारा समय अपना बर्बाद वहां पे कर रहे हैं। जी गुणाकर जी ने दुनिया को एक बहुत बड़ी उपयोगी भेंट दे दी, और उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा का काम करना चाहा। लेकिन जो विषय वो किताबों का कहना चाहते हैं उस पे कोई उनको सुनने को भी तैयार नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के साथ जो समाज से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग उनके मन के स्तर पे नहीं है, वो उनको बात करने वाला कोई नहीं, तो वो व्यक्ति अंत में एकाकी हो जाता है। वो, उसको भी ये लगता है कि जब किसी को मेरी परवाह नहीं, मैं भी किसी के लिए क्या करूं। ठीक है, वो अपने काम में मस्त है, मैं अपने काम में, मुझे किताबें पसंद है, मैं किताबें इकट्ठी कर रहा हूँ, और वो वहां से हटके सब जगह चला जाता है। और ये आई थिंक उसकी निराशा का स्तर है, जहाँ पे वो ये नहीं चाहता कि कोई फिर उसको डिस्टर्ब करे, क्योंकि वो ये समझता है किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है। ये सोच उसकी गलत हो सकती है, क्योंकि अभी नहीं है मगर कभी तो लोगों को जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये बात उस समय उसके दिमाग में भी नहीं आती, और किसी और को तो जरूरत थी नहीं, इसलिए, नहीं तो वो उसको खोने ही नहीं देते, वो शायद उसको ट्रैक करके रखते, लेकिन सच में उनको भी उसकी उपयोगिता नहीं थी, इसलिए उन्होंने, किसी ने उसको ट्रैक करने की कोशिश ही नहीं की वो कहाँ खो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बात बड़ी ही डरावनी भी है एक तरीके से, कि आदमी इस तरीके से सोचने लगे कि मेरी समाज में जो भी काम हो या ना हो, लेकिन मैं अपना जाकर के मैं भी क्यों किसी की परवाह करूं और अपने ही दूसरे काम करने में मगन हो जाए। ये भी बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि जो व्यक्ति जिम्मेदार है, अगर वही व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो बाकी सबके लिए ये अहितकारी स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल, और जो आपने शुरू में सवाल किया उपयोग वाला, उपयोगिता वाला, ये उसका जी दूसरा पक्ष।
पहला पक्ष उपभोग वाला है, जी दूसरा वास्तव में वो समाज के लिए क्या कर सकता था और नहीं कर पा रहा है या उसके लिए मौजूद नहीं है वहां पे। जी जी जी। और दूसरी बात, आपने यहाँ पर प्रयोगशाला में बच्चे उत्पन्न करने के लिए लिखा है कि जिनको चाहिए वह घुंघराले बाल हों, सीधे बाल हों, नीली आंखें हों, भूरी आंखें हों, काली आंखें हों, और प्रयोगशाला में अपने मनपसंद तरीके के बच्चे का ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर वो भी उस केस में जब उन्हें अपने घर में बच्चा पालने की बहुत ही अधिक इच्छा हो। अन्यथा सारे जो बनाए जा रहे हैं मानव, वो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में ही तैयार किए जा रहे हैं। और उनका उपयोग अंगदान के लिए भी किया जाता है। तो यह कैसा सोच है, कि यह कैसा विचार है? क्योंकि इसमें तो हो सकता है मानव प्रजाति जो इस समय है वह नष्ट हो जाए। और क्योंकि आपके इसमें जो आपने लिखा है कि बच्चों को जो पैदा किया जाएगा, हो सकता है उनमें मस्तिष्क ना हो। तो तो उसमें ये जी, कैसा इंसान बनेगा, यह कैसा मानव का आपका या कौन? जब से ये किताब लिखी गई है तब से दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और ये चीजें वास्तव में होने लगी हैं। अभी पीछे पढ़ रहा था और न्यूज़ में कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता पूरी तरह से, लेकिन उसके झूठ होने की कोई कारण नहीं है कि इटली ने बैन लगाया है लेबोरेटरी में बनने वाले मांस के ऊपर। तो लैब में बनने वाला जो कल्टीवेटेड मीट है वो तो ऑलरेडी बाजार में आ चुका है, और उसके पीछे कारण ये था कि कम से कम पशुओं के साथ हिंसा नहीं होगी। पहली बार जो की गई वो अलग बात है, लेकिन फिर वो जब कल्चर होता रहेगा तो लैब से बन के वो निकलता रहेगा, और जो लोग मांस खाना नहीं छोड़ना चाहते वो उसको खा सकते हैं गिल्ट फ्री होके। हालांकि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो वो शब्द ही गिल्ट लाता है मन में, लेकिन जिन लोगों के लिए वो संभव नहीं है और फिर भी वो एक दूसरे रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं या आगे वीगन बनना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑर्गन डोनेशन में भी उस दिशा में काम हो रहा है एक्चुअली, और ऐसी लैब्स बनने की कोशिश कर रही हैं जो कुछ नहीं तो कम से कम एक सिर्फ ऑर्गन, खाली कान अगर बनाना है तो वो कान को बना के निकाल देंगी। लेकिन बात अल्टीमेटली यही है कि जेनेटिक्स में इतना सारा काम हो चुका है कि ये सारी संभावनाएं सच हैं, और जो ग्रीड है बिजनेस में वो ग्रीड उस रास्ते पे लेके जाएगी। जहाँ पे कानून उसको परमिट करेगा वहाँ पे कानून के साथ जाएगी, जहाँ कानून परमिट नहीं करेगा वहाँ लॉबिंग, पैसे और अपने लोगों को पॉलिटिक्स में ले जाके उनके द्वारा कानून बदलवा के जाएगी। और जहाँ वो सब नहीं होगा वहाँ अंडरवर्ल्ड के रूप में वो जो भी सीक्रेट लैब हैं या जो भी आतंकवादी संगठन है, कितने सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सारी दुनिया में इमिग्रेशन के कानूनों को धता बता के मानव तस्करी हो रही है, तो जी वो सारे लोग प्रॉफिट के लिए वहां करेंगे वो सारे काम। तो ये एक बहुत ही भयभीत करने वाली संभावना है, लेकिन संभावना है और बहुत ही वास्तविक संभावना है। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि ये बिल्कुल ही भयावह कल्पना है। इसीलिए मैंने कहा कि आपने अपनी पुस्तक में भी इसका जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं इसका कहीं बीज पनप रहा होगा, ताकि बिल्कुल। बिल्कुल इस तरीके की बात सामने आ सके। क्योंकि ये वाकई चिंताजनक स्थिति है कि हमारे लिए अंग जो है वो लेबोरेटरी में बने, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक ये है कि ऐसे मानव बनाए जाएं जिनके पास मस्तिष्क ना हो, ताकि लोग ये सवाल ना उठाएं कि आपने उन लोगों को क्यों बनाया है, जिनका अंगदान के लिए बनाया जा रहा है, उनका उपयोग न किया जाए इसकी वजह से। एग्जैक्टली, और यही जो बिजनेस की ग्रीड है उसके साथ साथ जो जब सवाल उठते हैं तो बुद्धिमान लोग उनका सही हल निकालते हैं, लेकिन जिनकी नजर में सिर्फ लालच है वो उसका एक दूसरा हल निकालते हैं। जब ये ऑर्गन पे सवाल उठेगा तो वो उस दिशा में काम करेंगे कि नहीं, इनको तो दिमाग ही नहीं है, इनको पीड़ा ही नहीं होती, इनको में भी जी नर्वस सिस्टम नहीं है, इनको कोई और जो भी चीजें नहीं है वो है ही नहीं, तो इसलिए वो उनको ऑर्गन के लिए बनाया गया है। और सिर्फ ऑर्गन आप निकालते जाइए और काम करते जाइए। बिल्कुल। लेकिन वास्तव में खाली ऑर्गन का डेवलपमेंट तो हो रहा है, वो शुरू हो गया है ऑलरेडी। जी, ऑर्गन हार्वेस्टिंग। और आपने ऐसे लोगों को जिनका मस्तिष्क नहीं है उनको नाम भी दिया है, ऑर्गन जोम्बी। जी जी। ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन बिल्कुल, हो हम सकता यही चाहेंगे कि ऐसा ना हो। ये बहुत जी। ही भयानक कल्पना है, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए।
और ये जो दो युगों में बांटने वाली कल्पना है, प्री टू 2068 एंड पोस्ट 2068, ये जो है बहुत ही साकार परिकल्पना आपने इसमें रखी है कि पहले कैसा था और बाद में कैसा होगा। ये कैसा आपने सोचा, ये सोचने के लिए कैसा आपने उसको देखा कि क्या यही होना चाहिए दुनिया में, क्या ऐसा ही हो सकता है? जी, एआई पे लंबे समय से काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही थी, इवन कैंसर डिटेक्शन जैसी चीजें और बहुत सारी चीजें। लेकिन पिछले 1-2 सालों में एआई जिस तरह से सामने आया, उसने दुनिया ही बदल दी। तो कई बार सतत प्रोग्रेस होती है, लेकिन कई बार एक बहुत ही क्लियर डिफाइनिंग लाइन बीच में आ जाती है। तो ये 2068 को मैंने उस डिफाइनिंग लाइन की तरह से लिया है, जहाँ पे इधर वाला समय और उसके पार वाला परिवर्तन के बाद का समय बहुत ही स्टार्क डिफरेंस के साथ दिख रहा है। तो उसको वही मानिए एक नया युग की शुरुआत जी की एक बाउंड्री लाइन। जी। बिल्कुल। और अब हम लगभग इसके अंतिम अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। आशा की किरण, ये आपने एक 8वें अध्याय का नाम रखा है। तो इसमें जो बिग क्लाउड का व्यवहार है, आपने बताया है कि वो दिन प्रतिदिन उद्दंड होता जा रहा है, व्यक्तिगत सूचना वाले विभाग का दबाव भी बढ़ने लगा है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। और रायन उनके काम में, उसको ढूंढने में लगा हुआ है कि उसको किसी तरीके से वहां तक के पहुंच जाए और किसी तरीके से उसको वापस ठीक कर पाए। लेकिन लेकिन रायन भी जो है वो एक एक लिमिट तक ही काम कर सकता है, उसकी भी एक हद है। तो इसकी जो परिणति आपने लिखी है, मैं चाहूंगी कि आप उसके ऊपर बात करें। और इसके साथ ही प्रोफेसर गुणाकर की जो बात कर रहे थे हम, गुणाकर प्रोफेसर वे किताबें पढ़ने चले गए हैं, और बहुत बड़ी समस्या जो दुनिया के सामने आ रही है, जिसमें पूरी दुनिया इस समस्या को अपने सामने देख रही है कि बिग क्लाउड की कोई भी कार्य प्रणाली काम नहीं कर रही है, उनके किसी भी आदेश को मानने से इनकार कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रोफेसर गुणाकर का कैसा स्वभाव है? आप थोड़ा ऐसे बताइए कि वे क्यों इस चीज से दूर भाग रहे हैं, क्यों अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे हैं? जरूर जरूर। तो जैसा कि कहानी में शुरू से चल रहा है कि प्रोफेसर बहुत विद्वान आदमी है, बहुत अक्लमंद है, इनोवेटिव हैं, वॉट, लेकिन साथ में सन की भी थोड़े से हो सकते हैं शायद, या एटलीस्ट दूसरों से अलग सोचने वाले हैं। तो और ये जो रिवॉल्यूशनरी जो क्रांति हुई है, जो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। वो सबसे प्रमुख व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने संसार को उस स्थिति पे लाया जहां सारी दुनिया एक हो गई, बहुत सारी समस्याओं का हल हो गया, और एक तरह से एक कनेक्टिविटी, अद्वितीय कनेक्टिविटी जो पहले नहीं थी, वो सबको मिल सकी। मगर उसके साथ ही उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो जिस दिशा में काम कर रहे थे और दुनिया को अनजाने में जिस प्रगति के शिखर पे ले गए, वहां पे दुनिया का नाता किताबों से बिल्कुल टूट गया। तो जैसे इस नॉवल में पीछे हम लोग बात करते रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने किताबों के बारे में बोलना शुरू किया। लोग उनको बुलाते थे क्योंकि वो इतना खास व्यक्तित्व थे। जी लेकिन वहां जाके वो किताबों के महत्व पे बात करने लगते थे, और तो धीरे धीरे लोगों ने भी ये रियलाइज किया कि लोगों का इंटरेस्ट किताबों में नहीं था उनका, या तो प्रोफेसर गुणाकर में उनका इंटरेस्ट था, या उन्होंने जो भी प्रगति की जहां दुनिया पहुंची उसमें उनका इंटरेस्ट था। मगर ये व्यक्ति उन बातों के बजाय किताबों पे बात करने लगता था। वो कहीं छूट ना जाए उन पे बात करता, उसके लिए पुस्तकों का खो जाना एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या हो गई थी। और अल्टीमेटली उन्होंने ये रियलाइज किया कि लगता है वो शायद दुनिया में अकेले ही हैं जो किताबें जिसके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी किसी के लिए उनकी वैल्यू बची नहीं है। इसलिए वो दुनिया से थोड़ा अलग होते गए। उनका भी शायद मन तो टूटा ही होगा, तो जी टूटता गया। और वो फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये शायद ऐसी बात है जो उन्हें अकेले अपने आप से ही करने को रह गया, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा मौजूद नहीं है। तो और तकनीक के बारे में उन्हें सारी जानकारी थी ही थी, तो उन्होंने ऐसा कोई ट्रेस नहीं छोड़ा कि कोई उनके पास आएगा। दूसरे, उन्हें ये एहसास नहीं था कि बिग क्लाउड फेल हो सकता है, तो और उनकी कभी जरूरत पड़ेगी। तो एक तरह से जो उपयोगिता की आपने शुरू में बात की, कहीं ना कहीं शायद उन्हें ये लगा कि वो संसार के लिए उपयोगी नहीं रहे हैं। इसलिए चाहे पुराने शब्दों में कहें तो उसे संन्यास लेना या वानप्रस्थ में चले जाना, वो एक अपने एकाकी शैल में चले गए अपनी किताबों के साथ। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा अवश्य रहा होगा कि
कि उनको बिग क्लाउड के लिए कुछ ना कुछ उनकी आवश्यकता पड़ सकती है, कहीं ना कहीं कोई समस्या आ सकती है। इसीलिए उन्होंने जो बिग क्लाउड का मैनुअल बनाया था वह उनके पास था और केवल उन्हीं के पास था, क्योंकि बाकी सब लोग जब उसको खोज कर रहे हैं तो किसी को वह मैनुअल कहीं नहीं मिला। और प्रोफेसर गुणाकर जो है उस मैनुअल को अपने साथ लेकर के कहीं चले गए थे, वे किताबों की दुनिया में तो गए ही थे, लेकिन अभी क्लाउड का जो मैनुअल था उसे भी लेकर के कहीं चले गए। और रायन उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। और रायन ने किसी युक्ति से, अब क्या युक्ति लगाई ये तो पाठक हमारे किताब में पढ़ सकते हैं, जब पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां से ये पता लगाएंगे कैसे उसने युक्ति लगाई। आ, लेकिन रायन जब उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है तो उसे भी यह बात पता थी कि प्रोफेसर गुणाकर के पास इस समस्या का हल है, और इस मैनुअल का कुछ न कुछ अंश उनके पास अवश्य रहा होगा, या वह मैनुअल संपूर्ण उनके पास होगा। तो ये अ, रायन के पास भी एक तरह से कहा जा सकता है करके कि अंदेशा था कि हो सकता है उनके पास मिल जाए हल। या और रायन को ये भी था कि अगर मैनुअल नहीं भी होगा तो भी वो खुद तो हैं ही, अगर वो चीफ आर्किटेक्ट हैं तो बहुत सारी समस्याएं अभी भी वो उसकी समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। लेकिन मैनुअल के अलावा भी वो तो सारी दुनिया की हर किताब इकट्ठी कर रहे, वो अपना जो महल बना रहे थे उसमें हर पुस्तक रखना चाहते थे और वो रखते रहे थे। दूसरे, वो जी मैनुअल डिजिटल फॉर्म में तो मौजूद थे ही, अगर कोई सही समय पे उनको प्रिंट करना चाहता तो प्रोफेसर की मंशा मैनुअल को छुपाने की या सिर्फ साथ में ले जाने की तो नहीं थी। निश्चित रूप से जिस आदमी ने सारी दुनिया के लिए सारा काम किया, वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, जी लेकिन वो बचाना जरूर चाहता था। वो बाकी पुस्तकों के साथ वो मैनुअल की भी जो प्रिंटेड कॉपी थी वो बचाना चाहते थे, जब तक वो अंत में निराश नहीं हुए। वो एक अलग बात है कि आगे परिस्थितियों ने क्या टर्न लिया और क्या क्या चीजें हुई, लेकिन इतना जरूर है कि वो व्यक्ति जी जान से हर किताब को बचाने में जुटा था। और फिर मैनुअल को ही क्यों छोड़ा जाए, उसको भी बचाया जाए, उसको भी रखा जाए प्रिंट फॉर्म में, जो ओरिजिनल जी प्रकाशित स्वरूप था उसका उसमें। तो वो रखते गए उनको। और रायन डेफिनेटली, हमने शुरू में जैसे बात की कि सबसे होशियार बच्चों को उन कामों के लिए रखा जाता था। तो ही इज जी वेरी स्मार्ट, मतलब दोनों की स्मार्टनेस अलग तरह की है। वो जो गुरु हैं वो अलग तरह की विजडम है उनकी, और अनुभव अभी उनको दूसरी तरह के हुए हैं। उनकी उम्र बहुत बड़ी है और बहुत कुछ वो देख चुके हैं दुनिया में, बहुत सक्सेसफुल आदमी है। जी तो उनकी सोच और नजरिया एकदम अलग है। और ये एक नौजवान का जो नजरिया होता है, बहुत बुद्धिमान नौजवान जो हर समस्या हल करना चाहता है, दुनिया को बदलना चाहता है, जो प्रॉब्ली प्रोफेसर गुणाकर खुद कभी किसी समय में रहे थे। तो लगभग आप ये सोचिए, ये उनकी जवानी है, वो उसका बुढ़ापा है। बिल्कुल। बिल्कुल मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वे दोनों ही कितने तीव्र बुद्धि के व्यक्ति रहे होंगे, कि दोनों का सोचने का स्तर लगभग एक जैसा चल सकता था। और अपनी अपनी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो वे दोनों ही बेहद बुद्धिमान थे। और जी। एक जो मुझे ये बात जो बहुत खटकी है पूरे आपकी पुस्तक में, एक ही बात है जो मुझे बहुत ज्यादा खटकी है, और वो ये है कि अंत बहुत निराशाजनक है। इसका इतना निराशाजनक अंत आपने क्यों किया है? देखिए, निराशा भी मुझे लगता है जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि आशा निराशा सुख दुख ये सब के बिना तो जिंदगी बहुत ही खराब हो जाएगी। खासकर आपने जो जीवन के मूल्य की शुरू में बात की कि अगर नौकरी नहीं करेंगे लोग, काम नहीं करेंगे, तो वो क्या सोचेंगे, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये सचमुच ये बात है कि समस्याएं होती हैं तो हम उनका हल करना चाहते हैं, हमें परेशानी आती है तो हम जो खुशी आती है उसकी वैल्यू समझते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, आप आराम से खा पी रहे हैं, पड़े हुए सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या रील देख रहे हैं, तो वाकई उल्लास खत्म होता जाएगा। लेकिन इनके उल्लास का जो खात्मा है वो कुछ और बात से, कुछ लोग आराम से ऊब जाते हैं, कुछ लोग समस्याएं हल करने से ऊब जाते हैं, कुछ अकेलेपन से जी टूट जाते हैं, और कई लोग इस बात से कि जो वो समझ रहे हैं वो शायद दुनिया के लिए वैल्यू नहीं रखता है। आई थिंक एक समय पे उन्होंने ऐसा रियलाइज किया कि उनकी विचारधारा इस संसार के लिए कुछ खास अब और देने वाली नहीं है। शायद उन्होंने अपना पीक छू लिया, जो वो दुनिया को दे सकते थे वो सब वो दे चुके। पीछे किसी ने बात की थी, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और उसकी सुसाइड का कारण ये था कि वो बस बोर हो गया है जिंदगी से। और ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है, लेकिन वास्तव में
ऐसी सोच तो मन में आ ही सकती है। ये अलग बात है कि उस समय कोई उसको बचा ले या उस बिंदु से आगे निकाल दे, तो हो सकता है कि कुछ रुचिकर चीजें पैदा की जा सकें और जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। हो सकता है प्रोफेसर साहब को भी किसी एक समय पे कोई ऐसा साथी मिल जाता जो उनके किताबों के एजेंडा में उनके साथ होता है, एटलीस्ट समझ लेता उस बात को, या साथ में जुट ही जाता कि ठीक है आप अकेले कर रहे हैं, हम भी साथ में आते हैं, तो शायद स्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन लेकिन उन्होंने अंत किसी को में शामिल नहीं जी, किया। उन्होंने किसी को बताया नहीं वे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहने गए, पुस्तकों का क्या कर रहे हैं, पुस्तकों का महल खड़ा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात उन्होंने कभी किसी की जानकारी में नहीं लाई। तो कोई और कैसे पहचानेगा इस बात को? ये तो निराशाजनक का सेकंड स्टेज हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि कोई उनकी मदद कर सकता था, लेकिन कोई मदद तभी करेगा जब किसी को पता होगा कि प्रोफेसर साहब हैं कहाँ। नहीं, ये बहुत बात की बात है। ये जो स्थिति आई है वो तो बहुत अंत में आई है। उसके पहले तो वो जहाँ बुलाए जाते थे वहां हर जगह पे किताब की बात करते थे, वो दूसरी चीजें कर रहे थे, इकट्ठी कर रहे थे, कि किताबों की इंपॉर्टेंस बता रहे थे लोगों को। तो आई थिंक उनके हिसाब से ये हम अपने नजरिए से देखें तो हमें ऐसा लग सकता है कि उन्होंने अचानक ही निर्णय ले लिया या ऐसा हो गया, लेकिन उनके नजरिए से देखें तो लंबे समय तक वो जो कहना चाह रहे थे उन्होंने अपने तरीके, अब सबका अपना तरीका होता है, उन्होंने अपने तरीके से वो संदेश लगातार दुनिया को दिया। और बदले में उनको जो संदेश मिला वो लगातार यही था कि क्या बेवकूफी की बात करो, आज के जमाने में किताबों का क्या मतलब है, या वो किसको चाहिए। और वहां पे उनको ऐसा लगा कि शायद मैं अकेला ही हूँ जो ये बेवकूफी की बात सोच रहा हूँ, लेकिन लेट मी डू माई बेवकूफी। मैंने सारी जिंदगी सनक वाले ही काम किए हैं, उनसे दुनिया का बहुत लाभ हुआ, अब एक काम मैं अपनी खुशी के लिए अकेले ही कर लेता हूँ जहाँ पे कोई मेरे साथ नहीं। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं वो टूटन तो शुरू हो चुकी थी और वो टूटन चल रही थी, और जब आदमी अकेला हो जाता है तो निश्चित रूप से वो टूटन के उस कगार पे पहुंच जाता है जहां वो कभी भी खत्म हो सकता है। तो जी जहां पे उन्होंने दुनिया को छोड़ा, कोई ट्रेस नहीं दिया, और वो महल में सब किताबें इकट्ठी करनी शुरू की, वो एक नई स्टेज तो वहां शुरू हो चुकी थी टूटन वाली, जहां वो संसार से कट चुके थे, और उसके बाद आगे कुछ भी हो सकता था। और ये सचमुच हमारी जिंदगी में आसपास हर जगह होता है, जहां हम देखते हैं कि कोई लोग अपने शेल में समा गए हैं और अ, हमारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, या उनका जी फोन बिल्कुल। नंबर गायब हो गया है, वो कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक पता लगता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। मगर जी कहीं ना कहीं प्रयासों में कमी तो है ही है, कि हमारे प्रयासों में भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी, जिसकी सारी दुनिया ऋणी थी उस समय, उसने जो प्रयास किए, उनको अगर दुनिया में कोई भी समझ नहीं पाया तो कहीं ना कहीं दुनिया की तरफ से भी एक कमी तो रही, और जिस कमी ने उनको अकेलेपन के रास्ते पे आगे धक्का देते देती गई। जी। और वैसे देखा जाए तो सृजन जो है वो अकेलेपन का ही कार्य है। आप सृजन जब करते हैं तब अकेले ही होते हैं। सृजनात्मक अधिकतर कार्य अकेले में किए जाते हैं। और सृजन के लिए वैसे भी एकाकी, एकांत, ये सब चीजें जो है, एकाकीपन, एकांत, ये सब बहुत आवश्यक हैं। तो प्रोफेसर गुनाकर भी जब वे ये सब सृजन कर रहे थे बिग क्लाउड का, तो अकेले ही थे जिन्होंने अपने आप में एक इतना बड़ा बिग क्लाउड का सृजन किया। और इस एकाकीपन से निकलने के लिए उनके पास रास्ता भी वही था कि वे दुनिया में लौट आते, दुनिया के लोगों से बात करते, और अपनी जो समस्या है, उनके मस्तिष्क में कोई चीज जो बैठ गई है, जो निराशाजनक, जो नकारात्मक विचार बैठ गए हैं, वो उनसे साझा करते और उनसे बात करते कि देखिए मैं सोच रहा हूँ कि किताबें केवल मुझे काम आ रही हैं, लेकिन क्या कोई और भी है जिससे किताबों से प्रेम हो? और जैसा आपने कहा कि उन्होंने बहुत बार संकेत दिया, लेकिन शायद संकेत काफी नहीं था। भाषा अलग अलग होती है, लोग जी अलग 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 स्तर पे खड़े हुए लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं, और संवाद हो नहीं पाता। मतलब संदेश तो आते जाते हैं, लेकिन वो संदेश का जो वास्तविक अर्थ है वो खो जाता है कहीं ना कहीं। और ये तभी संभव है जब लोग बिल्कुल एक ही परिवेश में हो, एक जैसी सोच हो। वो सब कभी हो नहीं सकता। दो भाई बहन भी एक जैसे नहीं सोचते हैं, जी पति निश्चित पत्नी बरसों साथ रहते हैं तो भी एक जैसे नहीं सोच पाते हैं। तो क्लास में सारे बच्चे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक ही चीज पे होते हैं, लेकिन
फिर भी लेकिन सबकी सबने की समझ सब अलग अलग। समझने की बुद्धि अलग होती है, निश्चित ही। जी जी। जी निश्चित ही मेरी तो। एक कहानी थी अनुरागी मन, उसमें शायद ये जिक्र था कि एक लड़का है, उसको कोई मिल जाता है, दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो बड़ा वाला जो व्यक्ति है वो छोटे वाले व्यक्ति को कुछ समझा रहा होता है, लेकिन वो साथ में यही कहता है ये दुनिया बहुत अजीब है, इससे कोई जीता नहीं है। किसी की भी शर्ट हटा के देखोगे तो बदन पे घाव खरोंचे ही दिखेंगी, लेकिन हमें सिर्फ अपनी खरोंचे नजर आती हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम हारे हुए हैं या हमें सबसे ज्यादा मुसीबतें मिली हैं। जी तो और उस व्यक्ति की सोच वहां पे बदल जाती है, ये दो अनजान व्यक्तियों की बातें सुन के, और वो थोड़ा अपना रास्ता बदलता है। शायद प्रोफेसर साहब इतने मैच्योर थे, इतने आगे जा चुके थे कि उन्हें ये छोटी मोटी बातें असर नहीं करती, वो शायद अपने पथ पे बहुत आगे निकल चुके थे, या जी फिर कभी ऐसा इनकाउंटर उन्हें आगे शायद मिला ही नहीं। और अकेले तो थे ये तो निश्चित रूप से, कि जी, ये तो निश्चित अकेलापन है। आई थिंक किसी को भी तोड़ सकता है। तो बिल्कुल। अकेलापन जैसे सृजन के लिए आवश्यक है, वैसे ही अकेलेपन से विनाश भी होते हैं। अकेलेपन विनाश का भी बिल्कुल कारण बनता है, यही। बिल्कुल। तो आपकी पुस्तक तो बहुत ही आगे की बात कहती है। और मैं चाहूंगी इसमें एक आधी पंक्तियां जो हैं वे वाकई कोट करने लायक हैं। जैसे ये एक पंक्ति है, यह भी एक विरोधाभास है कि डायनामाइट के खोजकर्ता नोबल के अकूत धन की सहायता से उनके नाम पर हर साल दुनिया के सबसे बड़े सम्मान दिए जाते थे, जिनमें नोबल शांति पुरस्कार भी था। और इसके साथ ही आप उस घटना का जिक्र करते हैं जिस साल गांधी जी को दिया जाना चाहिए था, उस साल उन्होंने नोबेल पुरस्कार शांति का दिया ही नहीं। नहीं, बिल्कुल ये एजेंडा तो देखिए हर पुरस्कार में चलता है। अभी भारत की अगर बात लें तो ज्ञानपीठ के बारे में पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। जी तो ये तो बिल्कुल निश्चित है। दूसरी बात यह है कि हिंदी में कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर आप ले। तो हम सबकी सीमा, दृष्टि की सीमा, ये सब सीमित है। हम जहाँ तक हमारी रोशनी है वहीं तक हम देख पाते हैं, आगे कोई देख। तो कोई भी कमेटी होगी, कोई भी पुरस्कार देने वाला होगा, वो कहीं ना कहीं सीमित रह जाएगा। गांधी जी किसी के एजेंडा में उस समय फिट नहीं होते थे, बल्कि वो एक खतरनाक व्यक्ति थे। उनके विचारों पे अगर पश्चिम चलता, और पश्चिम और भारत की सोच में जमीन आसमान का फर्क रहा है। अब विषय से थोड़ा हट रहा हूँ, लेकिन कल ही मैं फिर से पढ़ रहा था कि कार्ल मार्क्स ने भारत के बारे में क्या क्या कहा था। उसकी नज़र में अंग्रेज या यूरोपियन जो थे वो बहुत ही उन्नत विचार वाले लोग थे, इसलिए हिंदुस्तान तो उनके सामने नहीं टिक सकता था। काफी वाइट सुप्रीमेसिस्ट विचार है, लेकिन उसकी जितना अध्ययन था, उसका जितना अनुभव था, भारत के बारे में जो अज्ञान था, उस पे उससे बेहतर कथन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो जी गांधी जी की जो अहिंसात्मक विचारधारा, जो भी भारतीय संस्कृति का मूल है, वो तो आज भारत में ही लोगों को समझ में नहीं आती, या उनको लगता है कि अरे इसी कमजोरी की वजह से हम पे दूसरों ने राज किया, या जो जो बुराइयां हुई। तो उस समय का पश्चिम जो युद्धों में ग्रस्त था, जहाँ जो भी पौरुष जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं कि मार दो, काट दो, हरा दो, मिटा दो, जीत लो, कोई लोग भारत में भी कहते हैं हम मांग के नहीं, हम छीन के लेते हैं। अरे जी भाई, भिखारी नहीं हो, डाकू हो, तो डाकू होने में क्या बहुत श्रेय की बात है? डकैत तो भिखारी से भी बुरा है, कि भिखारी कम से कम आपको ऑप्शन तो देता है, वो तो मांग रहा है, आप देना चाहो तो दो, नहीं तो डाकू तो छीन के ले रहा है। तो कोई गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। लेकिन आई थिंक हम लोगों की सोच अलग अलग तरह की है। तो या गांधी जी कहीं भी फिट नहीं होते। जी, गांधी एक अकेले ही हुए हैं जिन्होंने अहिंसा का इतना बड़ा एक अभियान चलाया, जिसे पूरे देश ने माना। बल्कि उसकी अभियान की गूंज जो है पूरे विश्व में पहुंची। और और आज तक की गांधी को उसी वजह से याद किया जाता है कि नॉन नहीं, वायलेंस बिल्कुल डे। कुछ। या भारत के बारे में दो चीजें हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन तथ्य यही है। सबसे ज्यादा प्रचलित पुस्तक भारत की रामचरितमानस है। दुनिया में आपको कहीं भी मिल जाएगी, कोई हिंदुस्तानी किताब उस जगह पे नहीं है जहाँ पे रामचरितमानस है। और सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति भारत के, अगर बुद्ध की मूर्तियों को छोड़ दिया जाए वर्तमान में, तो गांधी जी हैं, जो आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह मौजूद हैं। उनका विचार है, हर कोई उनको जानता है। तो ये तो जी सच है कि गांधी ने जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में अहिंसा
की प्रधानता को दुनिया में फैलाया, वो कहीं भी नहीं है। और विश्व नॉन वायलेंस डे, विश्व अहिंसा दिवस तो बेसिकली बिल्कुल उनके जन्मदिन पे ही मनाया जा रहा है। तो ये मनाया भी जाता बहुत है। जी बहुत बड़ी स्वीकृति है कि जी, उनकी ठीक है, पुण्यतिथि नोबल। पर। जी जी, सॉरी। नहीं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना। नॉन वायलेंस डे जो मनाया जाता है, और 30 जनवरी को, खास तौर पर तीस चलिए। जनवरी को मनाया जाता है। मैं यहाँ पर मैंने स्कूलों में भी देखा है, बच्चों को बताया जाता है 30 जनवरी का महत्व क्या है। ओके, तो हो सकता है मैं ये बात भूल रहा हूँ, लेकिन जी, लेकिन मुद्दा वही है कि अगर नोबेल शांति पुरस्कार उनको नहीं भी मिला तो भी विश्व का अहिंसा दिवस तो उनके नाम पे ही उनके बना, नाम, जो कि बिल्कुल उन्हीं के कहीं नाम ना कहीं चलता एक है। निश्चित रिकग्निशन ही, तो है। जी बिल्कुल। और ये बात मैं आपकी एकदम समर्थन करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे शहर देखे हैं दुनिया में, और हर जगह पे मैंने देखा है कम से कम एक स्ट्रीट का नाम, एक गली का नाम, या एक रोड का नाम गांधी जी के नाम पे अवश्य होता है। जी, बिल्कुल। महात्मा गांधी रोड के नाम से रहेगा, या किसी और, बिल्कुल। या केवल गांधी के नाम से होगा। मैंने अवश्य देखे हैं उनके नाम से शहरों में होते जी हैं। जी जी यूरोप के शहरों की बात कर रही हूँ मैं खास तौर पर। जी। नहीं, और भी यहाँ आई थिंक शिकागो में एक सड़क का नाम महात्मा गांधी रोड है, दीवान स्ट्रीट या कुछ नाम था उसका पहले। जी, तो और भी जगहों पे, और गांधी जी की मूर्ति तो कई जगह मुझे बिल्कुल अचानक से मिल गई है लगी हुई। बिल्कुल। हमारे पास मद्रिद में भी यहाँ पर गांधी जी के नाम का एक रोड भी है, और उनके नाम का एक जी स्क्वायर भी है। जी अ, एक और आपकी बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि पानी का दुरुपयोग घटाने के लिए सबसे पहले तो जलहीन शौचालयों की तकनीक निकाली गई, उसके बाद निर्जला डिश वॉशर भी बने। तो ये बहुत ही आगे की तकनीक है। मतलब मैं ये चाहूंगी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके पूरी दुनिया में ये कायम हो जानी चाहिए, कि जहाँ पर टॉयलेट में उसमें पानी की जरूरत ना पड़े, कि इतना पानी जहाँ व्यर्थ होता है उसका पानी का या तो दबाव बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए कि कम पानी में काम चल जाए, या कुछ ऐसा प्रेशर वाला हवा का बंदोबस्त किया जाए कि जहाँ पानी की अ, खपत को रोका जा सके। बिल्कुल। और आई थिंक इस दिशा में बहुत सारा काम तो ऑलरेडी होना होना शुरू हो ही गया। बहुत सारे होटलों में कम पानी वाले फ्लश जी टॉयलेट हैं, जहाँ पे कंप्रेशन के साथ या प्रेशर के साथ काम किया जाता है। तो निश्चित रूप से उस दिशा में काम चल रहा है। बाकी वॉशिंग मशीन वगैरह में भी पानी का खर्च तो कम हुआ ही है, लेकिन हाँ, उस दिशा में जाना जी, जहाँ पे आपको इन सब की जरूरत ना रहे, वो ये शायद थोड़ा। अमेरिका की बात आप कर रहे हैं। वहां पर ऐसी संभावना होगी कि जहाँ टॉयलेट्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पानी की खपत कम हुई हो, लेकिन यूरोप जी। में और अभी तक मैंने भारत में ऐसे नहीं देखे हैं। नहीं, भारत में तो देखिए, जो आरओ वगैरह हम देख रहे हैं या नदियों का हाल देख रहे हैं, वहां तो बिल्कुल। ये प्राथमिकता में ही नहीं है। भारत का केस हम इसलिए जी नहीं गिन सकते कि वहाँ ये सोचने का भी समय अभी नहीं आया। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस संस्कृति में, जिस देश में प्रकृति को और सबको इतना सम्मान दिया गया था, वहाँ वो उस संस्कृति से भी कट चुके हैं और मानवता से भी कट चुके हैं। और जो आधुनिक तकनीक हमें जो सहारा दे सकती थी ये सब चीजें अच्छी तरह से करने का, उस पे भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो भारत की स्थिति तो इन मामलों में बहुत ही निराशाजनक है। मुझे सच में दुख होता है। और जी अभी तो जब जाता हूँ, जो खासकर आवारा पशुओं की स्थिति देखता हूँ, कह नहीं सकता कितनी जी, बिल्कुल। दुखद है। बहुत दुखद है, बेहद दुखद है। अभी तो वहां पर मैंने भी देखा करके, बहुत ही दुखद परिस्थिति है। और मतलब उसके लिए न आम जन कुछ कर पा रहे हैं, और प्रशासन के पास भी ऐसा कोई समय नहीं है, या ऐसे कोई योजना नहीं है कि जो उनको परियोजनाबद्ध तरीके से उनका कुछ संरक्षण किया जाए, या उनके लिए एक शेल्टर बिल्कुल। हाउस बनाया जाए। या और शेल्टर हाउस भी अगर बनाते हैं, इनफैक्ट गौशालाओं के कितने केसेस आए हैं जहां बेचारी गायें भूखी मर गई हैं। लोगों ने जी, गौशालाएं बनाई हैं ताकि सरकार से या किसी से चंदा या पैसा ले लें, और मिल तो वहां सके। भी मुनाफा कमा रहे हैं। उनको जो दया की भावना होनी चाहिए, या करुणा की, या कंपैशन जो होना चाहिए, वो जी, नहीं है। वो सिर्फ वहां भी ग्रीड है कि मुनाफा कमाने की स्थिति। और आई थिंक वो बहुत ही बुरी स्थिति बिल्कुल। और सबसे अंत में अब कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी पढ़ना चाहूंगी। टिप्पणी को लिखा है हिमांशु जोशी ने।
और ये एनडीटीवी का उनका एक आर्टिकल उसमें छपा हुआ था, तो जिसमें उन्होंने इस पुस्तक की समीक्षा लिखी है। और उसकी आलोचनात्मक दृष्टि की जो टिप्पणी है, मैं उसको सबके समक्ष पढ़ना चाहूंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। हिमांशु जोशी बहुत मन से पूरी पुस्तक का अध्ययन करने के पश्चात इसे लिखते हैं। और वे कहते हैं, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक विषयों में रुचि रखने वाले पाठकों को यह किताब खास तौर पर पसंद आएगी। मूल रूप से पुस्तकों के महत्व पर लिखी गई यह रचना अपने अंत में पाठकों के सामने इस डिजिटल दौर में कागज वाली किताबों के महत्व का सवाल छोड़ जाती है। आधी सदी का किस्सा हिंदी की ऐसी रचनाओं से अलग दिखाई देती है जो केवल भविष्य का डर दिखाती हैं। यह किताब आने वाले समय की बात करते हुए आज की नीतियों, काम की व्यवस्था और इंसानी मूल्यों पर भी सवाल उठाती है। आमतौर पर भविष्य पर लिखी गई कहानियां सत्ता या तकनीक से पैदा होने वाली तबाही पर ही रुक जाती है, लेकिन यह किताब समस्याओं के साथ उनके समाधान की संभावनाएं भी सामने रखती है। कुछ जगहों पर लेखक की सोच बहुत आदर्श लग सकती है, खासकर तब जब दुनिया की राजनीति और तकनीक में बदलाव आसान तरीके से होते दिखाए गए हैं। लेकिन इसे चेतावनी और बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। किताब की बनावट थोड़ी अलग है, जिसमें कहानी के भीतर विचार की बात आती है। यह तरीका सोचने वाले पाठकों को आकर्षित करता है। हालांकि हर पाठक के लिए यह पूरी तरह आसान नहीं है। इसके बावजूद यही अलगपन इस किताब को सामान्य कहानियों से अलग खड़ा करता है और इसे अपने समय की एक विचारपूर्ण रचना बनाता है। तो यह हिमांशु जोशी का कहना है, और बहुत ही सोच विचार कर लिखी गई टिप्पणी है ये। जहाँ तक मैं समझती हूँ, उन्होंने ऐसे समझा भी है पुस्तक को। इन्होंने बहुत सारे कोट्स भी लिखे हैं अपनी समीक्षा में, पुस्तक से उद्धरण भी लिखे हैं और अपने विचार भी साथ ही साथ प्रस्तुत किए हैं। तो अनुराग जी, और आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो हम आज इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। जी, उससे पहले हाँ, दो तीन चीजें हैं। पर सबसे पहले तो हिमांशु को धन्यवाद। वो हमारे इस पुस्तक के पहले पाठकों में से एक थे। उन्होंने बहुत ध्यान से उसको पढ़ा, समझा, और जो भी बातें उन्होंने कही हैं, वाकई पुस्तक के पात्र भी उसी तरह के हैं, जो अलग तरह से सोचते हैं। उनका विचार अलग तरह का है। और खासकर दो मुख्य पात्र दोनों ही अपनी तरह से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जी और करते हैं। वो एक अजीब मोड़ पे उनकी मुलाकात होती है। वो एक अलग बात है कि जहाँ पे वो मिलते हैं, वो स्थिति ऐसी नहीं है जहाँ वो बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ दे सकें या कर सकें। लेकिन ये सच है कि पुस्तक में जो भी समस्याएं वो तो है ही है, लेकिन मानव मन की भी बात है उसमें। लोग किस तरह सोचते हैं, समस्याएं किस तरह आती हैं, और किस तरह हमारे सामने हल होते हुए भी कई बार वो हाथ से फिसल जाता है। तो जी ये बात भी उसमें है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो पुस्तक को स्वर दिया है, हम दोनों ने मिलके अलग अलग जी हिस्सों में, वो भी आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अच्छी बात है कि वो 1 घंटे से थोड़ा सा कम, आई थिंक 59 सेकंड्स में जी किताब पूरी हो गई। जी 59 मिनट्स में, सॉरी, 59 मिनट्स किताब पूरी की। हो गई है ये। जी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कोई अगर उसको चलते फिरते, गाड़ी चलाते समय, कोई और काम सुनना करते चाहे समय सुनना चाहें, तो आराम से 1 घंटे में आप उसको, या 20-20 मिनट के आप 3 हिस्सों में सुन सुन के उसको सकते, पूरा बिल्कुल। कर सकते हैं और समझ बिल्कुल, यह सकते ऑडिबल पर अवेलेबल है पुस्तक, जिससे सुना जा सकता है। हैं। जी, और ई बुक पढ़ना चाहें तो किंडल पे है, अमेजोन बिल्कुल। पे है, तो वो भी कर सकते हैं। जी, निश्चित ही। तो बिल्कुल आपकी बातें हमारे दर्शकों तक बिल्कुल पहुंच गई हैं, और मैं चाहूंगी कि आप सभी इस भविष्य को बताने वाली पुस्तक को अवश्य पढ़िए। निराशा नहीं होगी आपको। इनफेक्ट आप बहुत सारी नई बातों से परिचित होंगे, और जो नए सवाल आपके मन मस्तिष्क में आएंगे उनकी खोज के लिए आप पुनः इस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी बातचीत हो गई, और फिर आपसे भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, थैंक यू। समय के लिए आपका आभार, धन्यवाद। नमस्कार। जी।